ओके दोस्तों, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो कंफर्म कर दीजिए यस प्लीज़। सर। ओके, सर इसके पहले नेपाल की बात कर रहे थे ना दोस्तों। हम 2006 में फिर वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, फिर आपको पता है अभी भी कुछ महीने पहले जो कि मोदी की गवर्नमेंट है, ठीक है सर, के शर्मा सर के हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल और जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आज भी वहाँ पर, ठीक है। वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास वापर राजशाही चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं कहीं चाहिए। कोई पॉइंट बताना मैं भूल गया था, मैं कभी याद आया तो मैं आपको बता दूँ जो कि करंट सिनेरियो अभी है, इसमें मैं उसको जोड़ दिया। तो मतलब कैसे इंडिया नेपाल की सोसाइटी मोनार्की से वापस डेमोक्रेसी पाई, और डेमोक्रेसी से वापस कुछ लोग डिमांड करें कि मोनार्की पे जाएँ। खैर लेट्स सी अब क्या होता है, जिससे भी डेवलपमेंट आगे होगा, अगर पता चलेगा तो अपन जरूर आपको बताएंगे। खैर हम बात कर रहे थे कि दोस्तों इतने लोग थे, लगभग 300 लोग थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट वगैरह किया, और जो आज हमारे पास जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन्हीं की मेहनत है, वो उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का इमेजिनेशन है, वो आज हमारे पास है, ठीक है। और प्रियम्बल भी बहुत ही शानदार है। तो प्रियम्बल जो यहाँ पर कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर यूज्ड टू थिंक, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वो क्या सोचा करते थे, जो हमारे प्रियम्बल में पता चलता है। भारत की प्रस्तावना है ये सब, भारत की प्रस्तावना उस समय की पीपल की प्रस्तावना में क्या बोला था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्व इंडिविजुअल राइट्स, आपने बोला था ना जिससे लिबर्टी थ्योरी फंडामेंटल इसके लिए पूरा प्रियम्बल है, ठीक है। ये एक तरह से फिलोसफी बताता है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ्रेज यूज़ की गई है प्रियम्बल को बताने के लिए। तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के हमारे सबके माइंड्स को बताते हैं। उन्होंने हमको बताया कि लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था हमारा संविधान बनाने के लिए दोस्तों। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिला करती सर थी। हाँ, आपकी आवाज बहुत मतलब धीरे, बहुत स्लोली आ रही है आपकी आवाज। अब क्लियर आ रही है आपको? हाँ आप ठीक। ओके फाइन, ग्रेट, थैंक यू बताने के लिए। ओके सो मैं थोड़ा तेज बोलूँगा, कल से मैं नाश्ता ज़्यादा करता हूँ, ठीक है। सो कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के अपन ने बात की थी दोस्तों, इतना टाइम लगाने में हमारा संविधान बना था, और जो आज हमारे पास संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का इमेजिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ आज हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सो अपन ने ये बात की कि दोस्तों हमारा देश है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग पाए जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोलते हैं सर, वो अलग अलग रिलीजन के होते हैं, ठीक है। अलग अलग कल्चर होते हैं सर। कोई मकर संक्रांति अब आने वाली है, तो अपने राजस्थान में कुछ अलग तरह से मनाते हैं। और कौन बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? सर सम बैकग्राउंड नॉइस इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, दैट्स व्हाई द वॉइस इज नॉट क्लियर ऑडिबल सर। सम बैकग्राउंड नॉइस इज कमिंग, अच्छा ये यार मेरे साइड से कोई बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, अभी भी आ रही है क्या? अब तो नहीं आ रही? आपको क्लियर आवाज़ आ रही? सर अब क्लियर है। ओके फाइन ग्रेट या तो हमारे देश में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस ये सारी चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था दोस्तों, तो उस समय ये सारी चीज़ों का कंसिडरेशन किया गया था, कि उनको पता था कि हमारी सोसाइटी में कितने कितने तरह के लोग होते हैं, क्या क्या लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ बोली जाती है। और आज बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको पता है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 की हम बात करते हैं, उस समय तो भारत देश एक नहीं था सर, भारत तो एक ही था, अखंड भारत तो एक था। लेकिन जब आज़ाद हुआ तो सर हमारा भारत के 2 हिस्से में टुकड़े हो गए थे। एक बना, पता है आपको, एक पाकिस्तान बना था। आज का जो बांग्लादेश है वो समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, मतलब सिंस 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और एक वाला वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है, ठीक है। पूरा पूरा एक अखंड भारत हुआ करता था। लेकिन दुखद की बात ये है कि दोस्तों हम एक साथ नहीं रह पाए, और पाकिस्तान का जब फॉर्मेशन हुआ, और हम हिंदुस्तान, मतलब हमारा जो आज का हिंदुस्तान है, और इसका अलग देश का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। आपको पता है हिस्ट्री वगैरह, मोहम्मद अली जिन्ना और ये वो 14 पॉइंट क्या क्या थे, वो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। खैर अपन पॉलिटी की बात करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों क्या कि उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय प्रिंसलेस स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। प्रिंसलेस स्टेट मतलब जो राजा के अंदर थे, जो जिसको पता राजशाही वगैरह था, रियासत हुआ करती थी, वो जो थे उनको, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोल दिया भाई आप इंडिपेंडेंट हो, आप चाहो तो पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर इंडिया के साथ चले जाओ, इट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट यू थिंक। तो आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इनका केस बहुत खतरनाक है, कि राजा हरि सिंह की आपने कहानी सुनी होगी, बस वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। इवन 15 अगस्त 1947, इसके बावजूद भी पूरा अपना देश आज़ाद हो गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वाले जो स्टेट हुआ करते थे, जो राज्य हुआ करता था हरि सिंह के अंडर में, ठीक है,
मतलब ये मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में, लेकिन वो रूल किया जाता था हिंदू एक राजा के द्वारा। लेकिन फिर भी वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हम पाकिस्तान के जाएँ फिर हिंदुस्तान के लिए जाएँ। एक थोड़ा डिटेल हिस्ट्री का टॉपिक हो गया, मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि भाई साहब देखिए इस तरह की चीज़ें कितनी खतरनाक चीज़ें थी यार। अपने तो सोचते कि ठीक है हमारे नेता उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, लेकिन जरा इमेजिनेशन करके देखिए सर, आप जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, सॉरी पार्टीशन ऑफ उसका पाकिस्तान का हुआ ना, उस समय की हिस्ट्री सिंस 1947 की जो हिस्ट्री वाला पार्ट है ना, 1947 वाला, जब देश दो भागों में बट रहा था, उस समय पढ़िए। अगर लिटरली अगर इमेजिनेशन कर पाए ना, आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो फिर मुझसे लेना। जैसे यार इतना खतरनाक वाला है, मतलब आपको पता है दोनों साइड बॉर्डर हुआ करती थी। इस बॉर्डर से कुछ लोग हिंदू लोग उधर, कुछ माइनॉरिटी में हिंदू लोग पाकिस्तान की साइड से वो इंडिया में आ रहे थे, यहाँ के मुस्लिम उधर जा रहे थे, वहाँ के मार रहे थे, काट रहे थे, रैप कर रहे थे। इवन आप रीड करोगे कि कुछ कुछ लोगों ने तो अपनी जो बेटियाँ थी, अपनी वाइफ वगैरह थी, उनको मार दिया गया था, ज़बरदस्ती मारा गया था, जस्ट टू सेव देम कि भाई उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें ना हो। ठीक है, मतलब लिटरली आपका है ना, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, आप रीड किए, आप आई कांट एक्सप्रेस इन दी वर्ड्स, पढ़िएगा पता चल जाएगा आपको। मैंने तो रीड की तो पढ़ा, मतलब क्या ही बताऊँ, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। ये सारी चीज़ होती। इसके बाद में आज इतना ब्यूटीफुल भारत देश हमारे पास है, वी शुड प्राउड ऑफ इंडिया, भारत देश को कर देना चाहिए। खैर, सो ये इन लोगों को बोल दिया गया था, ये बोला गया था कि भाई साहब आपकी इच्छा, आप साथ में रहना चाहो जिसके साथ रहो, जिसके साथ नहीं रहना चाहो ना रहो, आपकी इच्छा। ठीक है। सो हुआ क्या दोस्तों कि ये अनडिसाइड करके छोड़ के चले गए, तो बड़ी दिक्कत आई थी। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया कि अब जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वो भी इतनी अच्छी नहीं थी दोस्तों। आपको पता है कि कितनी बीमारी और भूख वाला भूखमरी चीज़ हुआ करती थी। आपको पता है एक थ्योरी लिखी गई है, ड्रेन ऑफ द वेल्थ, भारत देश रॉ मटेरियल वगैरह सारी चीज़ यहाँ से ले जाई जाती थी। ठीक है, तो हिंदुस्तान को यार इसलिए रूल नहीं किया जाता कि हिंदुस्तान का डेवलपमेंट करे, बल्कि इसलिए रूल किया जाता था कि ब्रिटिशर्स और इंग्लैंड है उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करे। एक ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छी लाइन है, आप कहीं भी उसकी यूज़ कीजिए कि भाई जब भैसा जब इंग्लैंड में और यूके में अपन बात करें, किंगडम की बात करें, उस समय दोस्तों वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। उसी समय हमारे हिंदुस्तान में टी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था। उस समय वहाँ पर औद्योगिकीकरण चल रहा था। उस समय हमारे पास औद्योगिकीकरण का जो क्या होता है हिंदी में, वो चल रहा था, जिसे टी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए काम आया था। ठीक है, बड़ी दुखद की बात है। और बहुत अच्छी बुक भी लिखी है शशि थरूर जी ने, उनकी बुक पढ़ी है, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट कि जितने भी सारे ये इश्यूज़ थे ना, कि भाई गरीबी है, भुखमरी है, हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके दिमाग में ये सारी बात घूम रही थी। और दोस्तों उन्होंने उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करें ताकि ताकि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग जिनका सप्रेशन हुआ वो उनका सप्रेशन ना हो। तो इसलिए उन्होंने विजनरी डॉक्यूमेंट के बारे में सोचा। ठीक है, सो ताकि एक विजनरी डॉक्यूमेंट जो है वो ये रिफ्लेक्ट करे हमारी डाइवर्सिटी को, क्या रिफ्लेक्ट करे सर, हमारी डाइवर्सिटी, हमारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर वाले हैं, हमारे तेलंगाना के लोग हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, सबकी डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट हो, और हमारा जो नेशन है वो एक यूनिटी, एक एकता में बनकर रहे। जिसको एक फ्रेज है डॉक्टर सुनना, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपन शुरू में पढ़ा था, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी। ठीक है, हमारे देश में विविधता है लेकिन हम सब लोग एक है, तो ये एकता को हमेशा बनाए रखना है, बरकरार रखना चाहिए। तो ये इमेजिनेशन सर उन्होंने पहले ही कर लिया था, अपन तो आज पढ़ के समझ पा रहे कि ये सारी चीज़ें। ठीक है, सो दोस्तों क्या होता है कि सो द फाइनल डॉक्यूमेंट आल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न्स, कि भाई उनकी कंसर्न्स क्या थी। उनको पता था कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जो है एकदम गरीबी, इसको हटाना है, साथ ही साथ रिफॉर्म वगैरह करना चाहिए। हिंदी सोसाइटी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो पर्दा वाला सिस्टम है आपको पता है, तलाक फिर बिल सब पास हो गया, एक्ट बन गया, सारी चीज़ हो गई। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ प्रिवेल कर रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने सोचा था कि ये चीज़ हटाना है, ये जो कमियाँ हैं, जो इविल से हैं, ठीक है, इनको हटाना, ये भी उन्होंने सोचा था उसमें। सो जो क्रुशियल रोल होता है, प्ले किया जाता है इनको हटाने के लिए, वो होते हैं कौन सा, अरे आपके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, सो जब भी वोट करें, जब सोच समझ के वोट कीजिए तो भाई साहब ये वाकई ये बंदा पार्लियामेंट में जाएगा तो क्या ये कुछ जस्टिस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सर आपके पास बहुत बड़ी पावर होती है, क्या पावर ऑफ द वोट।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपको पता है फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है भाई साहब। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये विश्वास करते थे जब उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था किसमें सर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। उन्हें उनके बारे में हमेशा बोला जाता है कि भाई साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, वो वॉज द मसीहा ऑफ द दलित क्लास पीपल, बट आई डोंट थिंक वॉज नेशनल लीडर। और कभी भी आपको एग्जाम इंटरव्यू में पूछे तो डोंट से नेवर। कभी कभी मतलब क्वेश्चन ही ऐसा आया कि ही वॉज लीडर ऑफ द लीडर, देन यू कैन एक्सप्लेन कि हाँ ये सारे थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपको लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेशनल लीडर थे या सिर्फ एक रीजनल लीडर थे, तो डोंट से रीजनल लीडर थे या फिर एक पर्टिकुलर कास्ट का ही लीडर थे सर। और आप कैसे कह सकते हैं सर ही वॉज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके चेयरमैन थे, तो ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोल रही है। तो डोंट से अगर ये आपने क्वेश्चन कहा कि सर उन्हें नेशनल लीडर नहीं था, सिर्फ एक कास्टिस्ट लीडर था और इस तरह ये सही था, आपको काट देगा और बाहर निकाल देंगे। तो आपके दिमाग से ये पता चलेगा कि अभी भी आपके दिमाग में कास्टिज्म भर भर के पड़ा है। सो दैट पर्सन इज नॉट गुड इन दी सिविल सर्विस, राइट। इस तरह थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा अगर पूछेगा आपसे। खैर, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने ये विश्व उन्होंने पार्टिसिपेशन वगैरह कर रहे थे उस समय। उन्होंने बिलीव किया था कि भाई साहब उन लोग ये विश्वास करते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ ना कुछ सेफ गार्ड है वो बना के जाएंगे किन के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी बोला था, क्या बोला था कि लॉ वगैरह है ठीक है वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल हैड ए रीज़न टू फियर। उन्होंने बोला कि फिर भी फियर होने की आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना सर, जिसमें आप हम जाने की बात करते हैं, दीज लॉज वर्क इन द हैंड्स ऑफ द कास्ट ऑफिसर्स। जैसे कोई व्यक्ति कास्टिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, ठीक, और वो आई एस ऑफिसर बना हुआ है, ठीक है, और वो बोलता है कि नहीं ये एक्स कम्युनिटी का है, मैं इसके साथ तो ना जस्टिस करूँगा नहीं, इसकी फाइल आई उसको पास ही नहीं करूँगा चाहे वो मेरे को कुछ भी करे, ठीक है। अगर इस तरह के लोग रहे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सेफ गार्ड वगैरह देखे गए उसको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि भाई साहब जो लोअर कैटेगरी पीपल, शेड्यूल कास्ट पीपल है, उनको गवर्नमेंट में आना चाहिए सिविल सर्वेंट की तरह, ताकि वो हर एक व्यक्ति को जस्टिस दिला पाए जो उनके डिस्ट्रिक्ट में है। रिसेंटली ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, क्योंकि मैंने आपको बताया एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइक एग्जीक्यूटिव बॉडी, परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। सो फीचर्स की अपन बात करें दोस्तों, अपन बात करेंगे फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब संघीय ढांचा, ठीक है। सो दोस्तों फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि दोस्तों एक से हमारे पास जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्ट करती है मोर देन वन लेवल, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट होती है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात की थी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की थी, ठीक है। तो क्या हमारे पास मल्टीपल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट है, ठीक है वैसा हमारे पास स्टेट लेवल भी पंचायत, इस तरह से अपन बोलते हैं कि थर्ड टायर गवर्नमेंट हमारे पास है, ठीक है। सो तो ये चीज़ क्यों की गई थी दोस्तों, इसलिए की गई थी, देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में बैठे लोग ही पूरे देश को चलाए, नहीं सर। स्टेट में बैठे हुए लोग, लेट से भोपाल में बैठे हुए लोग, लखनऊ में बैठे हुए लोग, कैपिटल में बैठे हुए लोग, उस ये हो रहा है ऐसा, हाँ, वहाँ के लोग भी इस चीज़ को चलाए, एक साथ में एनीवे। वो लोग भी इस देश को चलाए, इसलिए स्टेट पर भी गवर्नमेंट होती है। सिमिलरली जो पंचायत वगैरह होती है उनके भी रिप्रेजेंटेटिव वगैरह चुने जाते हैं ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन वगैरह उनके इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। सो क्या है, एक तरह से टॉप टू बॉटम अप्रोच नहीं सर, बॉटम टू टॉप अप्रोच होना चाहिए कि लोगों के नीचे की नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग अपर वाले लोग हैं वो पॉलिसीज वगैरह सारी चीज़ बनाए, इजंट इट। सो इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी इन एग्जिस्टिंग पावर ऑन द सर्टेन इशू, ठीक है दोस्तों। इंडिया में क्या है, जो हर एक जो नो स्टेट है, सॉरी हर एक गवर्नमेंट है, स्टेट की कुछ अलग पावर होती है, आपको पता है, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, और यूनियन काउंसिल लिस्ट होती है, ठीक है, वो ऑटोनॉमी होती है। लेकिन दोस्तों अगर बात हिंदुस्तान की पूरे देश की हो तो उस समय तीनों गवर्नमेंट होती है, चाहे तीनों लेवल पर जो गवर्नमेंट है उन सारी गवर्नमेंट को एक बात के लिए सहमत होना चाहिए और होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको नेपाल के साथ कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करना है तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो करेगी उसी पे हमको अटी रहना पड़ेगा और इस बात को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा और करते भी है, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या बोलता है वो आप पढ़ लेना, वो रहना पड़ेगा। सो दोस्तों क्या होता है कभी कभी, यार ये ऐसा क्यों आ रहा है, आप कुछ देख पा रहे हो स्क्रीन पे? Yes, sir. Let me check.
Just a moment. Now it's clear ना? क्लियर है ना? बताइए। कुछ वो दिख रहा था लाइन वगैरह बीच में, वो तो नहीं दिख रही ना आपको ऊपर? नो No, सर, अब sir. क्लियर। सो मैं ये क्या बता रहा था आपको कि देखिए दोस्तों, फेडरलिज्म होता है ना, तो सिर्फ अपने ये बोलते हैं कि स्टेट है वो सिर्फ एक एजेंट है यूनियन गवर्नमेंट का, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट का, तो ये गलत बात है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया सेवन शेड्यूल की बात करोगे तो स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है और यूनियन लिस्ट होती है, डिफरेंट की लिस्ट होती है। तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट होते हैं और उसमें एक्सक्लूसिवली राइट होता है उस गवर्नमेंट का, जिस लिस्ट में उनके सब्जेक्ट हो, जो लिस्ट उस कैटेगरी ऑफ लेवल से बिलोंग करती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो संविधान से मिलती है, ठीक है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट टेक पावर फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स रॉन्ग स्टेटमेंट सर। कहाँ से लेता है स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ से पावर लेता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन से। जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह तो सारे लोग होते हैं, वो सब पावर कहाँ से लेते हैं? दी कॉन्स्टिट्यूशन से। याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशन से। सो और जो वहाँ के लोग वो होते हैं, जैसे अगर अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति पार्लियामेंट में बना गया लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग वो कंडक्ट करेगा अपना। सिमिलरली अगर लेट्स अपन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार जो लॉ बनाएगी तो मध्य प्रदेश की जो टेरिटरी उसमें वैलिड रहेगा और वहाँ के लोग के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर स्टेट असेंबली वहाँ से कोई पास करती है तो, ठीक है सर, ये वाली बात है। दूसरा हम फीचर्स की बात करते हैं, उससे बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। खैर ये सारा इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो someone is chatting or is saying sir it's turn for someone participation is not video। हाँ क्या बोल रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? सर स्क्रीन तो पहले से ही नहीं दिख रही, जब आप बोल रहे हैं क्लियर नहीं, क्लियर है तभी क्लियर था, बट स्क्रीन नहीं आ रही थी। ये बोलना चाहिए ना आपको, मेरे को तो दिख रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको डबल से बोलना चाहिए, मैंने आपको बोला था पहले तो, अगर स्क्रीन ना दिख रही तुरंत बताइएगा, तो कोई बात नहीं। अब दिख रही है? यस नो से यस नो। Yes, sir. यस सर। ओके बताना चाहिए यार, मैं आपको बोला था कि स्क्रीन ना दिखे तुरंत बताती थी। खैर कोई, सो मैं यहाँ पे था, आई वॉज टेलिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मैंने बोला कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकती है, यूनिटरी और पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें हो सकती है। तो मैं ये भी बात कर रहा था, ठीक है। आप पॉलिटी में पढ़ेंगे अगर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आपको ऑप्शन पता चलेगा आपको किस तरह से होली के लिए क्या होती है, ऑटोक्रेसी होता है क्या होती है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। एनीवे सो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये कि दोस्तों अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमारे देश में है, इसका मतलब क्या है कि भाई साहब आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होंगे उनके थ्रू, और जिसको आप वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं, इसेंट। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें श्री ए के अय्यर थे, उन्होंने कुछ बोला था कि वैसा भी नहीं हो सकता अदर पंचायत। इसका मतलब कि द पर्सन हु इज़ अबाउट 18+ ही मस्ट हैव राइट टू वोट, और हमारे पास ये 21 था। बताइए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 21 से 18 किया गया था? मैंने पहले आपको बताया था, पता नहीं है तो बताना, पता करना, और कौन सा क्या था, कौन सा एक्ट था, कौन सा ईयर था। खैर
सो बात है कि उन्होंने ये बोला था कि विद द अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल इन द होल, बिलीव दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज विल ब्रिंग द एनलाइटनमेंट एंड प्रमोट वेलबींग। उन्होंने बोला था कि भाई साहब अगर हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, तो लोगों के लिए एक इनलाइटनमेंट मतलब एक गौतम बुद्ध बोलते हैं ना, लॉर्ड बुद्ध, इनलाइटनमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उनकी बात को सुनी जाएगी, साथ ही साथ उनका वेलबींग, उनके कल्याण की बात की जाएगी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बात की जाएगी कि आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, आपको खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मतलब ये वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। ठीक है सर, एक डिसेंट लाइफ जीने को मिलेगी कॉमन मैन को, इनका कहना था भाई साहब का। अपन ने बात की दोस्तों की यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी, अगर सफेज के अपने बारे में बात की थी, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको सेफगार्ड करता है, गारंटी करता है कि हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होगा। यदि कुछ 18+ का है, अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके आगे इसमें तो कुछ किया है, लोग कुछ कुछ करके ना कुछ अंदर बंदर रिजर्व में, तो कुछ चीज़ें चीज़ होती है, एक्सेप्शन वगैरह होती है, उनको अलाउ नहीं करता है। बाकी जो लोग हैं 18+ का और ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन he has right to vote. So जब वो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ठीक है, कि उन्होंने ये महसूस किया, फेल दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड पेपर्ड द मासेस फॉर द यूनिवर्सल अडल्ट। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अरे भारत देश तो गरीबों का देश है, वहाँ के गरीब दुबले पतले लोग हैं, ऐसे वैसे लोग हैं, उनको अडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह दे दी है, 18+ है, उनको लीडर इलेक्ट करने के लिए दे दिया, तो पता नहीं वो गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों इतने साल तक 150 ईयर्स और मोर देन 200 अपन वी कैन से, तो भाई इतने साल तक फ्रीडम स्ट्रगल चला, तो लोगों को ना जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है उसके लिए तैयार कर लिया गया था दोस्तों। ये 1947 के बाद तो ये समझिए कि ये एकदम फाइनल एग्ज़ाम था, जो प्रीलिम एग्ज़ाम होता है ना, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है ना, ये सिंस 1947 के पहले, बिफोर 1947 के पहले ये सारी चीज़ हो गई थी। ठीक है, ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं उनका मानना था, और इसीलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब चाहे आप वीमेन हो, चाहे आपका स्पेस है या नहीं है, आप सब लोगों को वोट देने का अधिकार होगा, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो रहता है ना यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यदि आपको खुद महसूस करके देखिए ना, आपको ऐसा फील होता है कि अरे यार मैं वोट देने जाता हूँ, मैं अपने लीडर को इलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इंकरेज करता है, क्या इंकरेज करता है सर, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है उसको इंकरेज करता है। ठीक है, और ये माइंड सेट रहता है हमारे अंदर कि अरे जो कास्ट वगैरह सारी चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ है, जो क्लचेस वगैरह जो हथकड़ियाँ है ना, उनको ब्रेक करता है। ठीक है, जो हरारकी वगैरह होती है, महिला को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वो सारी चीज़ वाली, तो ये सारी चीज़ को क्या करती है, ट्रेडिशनल चीज़ें उनका तोड़ मरोड़ करके एक साइड करती है, और वो आपके अंदर एक बहुत ही शानदार वैल्यू होती है, उसको इनकलकेट करती है, इनहेरेंट तरीके से यूनिक चीज़ आने लगती है आपके अंदर, ताकि आप एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन जाए, कि आपको पता लगे कि हमारा देश है, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। सो इसका मतलब ये कि दोस्तों भारत के जो लोग थे उनका डायरेक्ट रोल हुआ करता था रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्यों क्योंकि उनके पास अडल्ट फ्रेंचाइज था। फिर इसका क्या उसकी कास्ट सोशल बैकग्राउंड क्या है, और इलेक्शन में कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, ही कैन पार्टिसिपेट, राइट है, उनका डायरेक्ट रोल होता है। और यहाँ तक कि पार्टिसिपेट करने मीन्स कि वोट भी दे सकता है, साथ ही साथ वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकता है। दैट मीन्स ही कैन बी कैन बी नॉमिनेटेड एज दी nomination, मतलब कैंडिडेट फाइटिंग द इलेक्शन, फॉर फाइटिंग द इलेक्शन ही कैन बी नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट, कि भाई साहब मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं फिर वो इलेक्ट होकर लोकसभा में जाते हैं, या फिर वहाँ कहीं भी जाते हैं, मतलब कोई भी स्टेट असेंबली में जाते हैं, तो वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट अपनी बात करने की हुई सेपरेशन ऑफ द पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है दोस्तों, अपन ने बात की दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, एक तो होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। ठीक है, आपको पता है लेजिस्लेचर कहाँ पर, एग्जीक्यूटिव कहाँ पर और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है दोस्तों, लेजिस्लेचर मतलब इन लिखते हैं, ठीक है याद रखते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव और मतलब जुडिशरी। लेजिस्लेचर में सारा जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ना सर, 543 सीटलेट्स हैं, सारे के सारे लेजिस्लेशन में आते हैं, मतलब दे आर द लेजिस्लेचर, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू फॉर्म द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द कंट्री, बिकॉज दे आर सिटिंग इन द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में बैठे थे, उसको हम बोलेंगे सर कि लेजिस्लेचर है।
देन हु आर द एग्जीक्यूटिव्स? एग्जीक्यूटिव्स का मतलब ये होता है सर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट को फॉर्म करके हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट में रहते हैं वो लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाता है? भाई सब गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती है, कौन अनाउंस कर? कभी डिफेंस मिनिस्टर करेगा या करेगी, या फिर होम मिनिस्टर करेगा, और कभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करेगा। तो इसका मतलब क्या है? वो बोलेगी हमारा ये ना पार्लियामेंट से या संसद से ये नियम पास किया गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल फार्म लॉ की बात कर लेते हैं कि फिर वो ऑर्डिनेंस के द्वारा और भी पास किया विद इन दी 6 months ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा। तो क्या बोलते हैं वो कि वैसा भी हमारा लॉ पास किया गया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो बताओ कौन बोलेगा? अरे सरकार का कोई नुमाइंदा आएगा, सरकार का कोई व्यक्ति आएगा, बंदा आएगा, वो बोलेगा कि वैसा भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन है और इसको इम्प्लीमेंट करवाने की आवश्यकता है। दैट मीन्स ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो कौन है? ही इज़ द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सर, बिकॉज ही इज़ इन द पावर। ही इज़ इन द पावर मीन्स उसकी जो पार्टी है पावर में है, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। सो एग्जीक्यूटिव सर क्या होता है? वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फ्रेंड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। और तीसरा जिसकी मैंने बात की वो जुडिशरी। जुडिशरी इन द सेंस अपन बात करें भाई साहब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितनी भी जुडिशरी पूरी है अपनी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इजंट इट? सो अगर कुछ लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह कुछ अलग है, कड़िंग बिड़िंग है, आपको लगता है कि अच्छा नहीं है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो सर, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो सर? इनकी पावर कुछ अलग है, इनकी पावर कुछ अलग है और इनकी पावर कुछ अलग है, ठीक है। दे कांट इंटरवीन इन ईच अदर स्पेयर। ये एक दूसरे के स्पेयर में सर ये इंटरफेयर नहीं कर सकते सर, दे कांट इंटरवीन, इजंट इट? लेजिस्लेशन का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अलग है, जुडिशरी का अलग काम है। भाई साहब जुडिशरी का काम क्या है? भाई जुडिशरी का काम ये है कि जो लॉ बना गया है पार्लियामेंट के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना या नहीं बना है। अगर नहीं बना तो उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, उसको बोल देंगे भाई साहब आपने जो लॉ बनाया है ना वो संविधान का उल्लंघन करता है, इसलिए हम इस कानून है उसका हम स्ट्रक डाउन करते हैं, मतलब हम इसको रिजेक्ट करते हैं सर, तो ये कानून का इम्प्लीमेंटेशन होने नहीं देंगे। ऐसा कौन बोलेगी? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, एजेंट इट सर। सो दैट इज़ द बेसिक आइडिया आई एम टेलिंग यू। आगे क्या है नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो इसमें यही बात है कि लेजिस्लेचर क्या होता है? वही होता है जो मैंने आपको बताया, जो रिप्रेजेंटेटिव वगैरह वो सारी चीज़ होता है, और एक जो स्मॉल ग्रुप रहता है पीपल का जो रिस्पॉन्सिबल रहता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह, और जो गवर्नमेंट वगैरह रन करते हैं और करवाते हैं वही लोग को क्या बोलते हैं? वही एग्जीक्यूटिव होते हैं सर। शुरू में मैंने पार्ट पढ़ा था कि व्हाट इज़ द गवर्नमेंट सर। गवर्नमेंट कुछ नहीं होती है सर, इमेजिनेशन नहीं है, एक लोगों का ग्रुप है जो व्हाट्सएप में ग्रुप होता है इस तरह का ही, और वही कुछ पॉलिसी वगैरह बनवाते हैं, मतलब जो बननी होती है पॉलिसी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जुडिशरी का मतलब होता है जो सिस्टम ऑफ द कोर्ट कंट्री में हमारे पास होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर आपको पता है हाई कोर्ट होता है, फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और फिर नीचे वाले कोर्ट को क्या बोलते हैं? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बोलते हैं सर। हर एग्जांपल ले लीजिए, अपने पास सुप्रीम कोर्ट है, फिर मध्य प्रदेश का कोर्ट मान लीजिए, मध्य प्रदेश में तो दोनों पीठ है, मतलब 2 खंड है, एक का जबलपुर में और एक इंदौर में। फिर इंदौर के बाद में कोई आप एक इस स्टेट ले लीजिए, जैसे कि आप बात कर लीजिए देवास है, तो देवास में एक कोर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलेंगे। फिर इसके नीचे लेके तहसील ले लीजिए, खातेगांव इंदौर कोई भी, सॉरी खातेगांव या फिर कोई भी एक तहसील है उसको ले लीजिए, तो वहाँ की जगह कोर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है वहाँ की जगह जो होता है उसको सबऑर्डिनेट कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। ये तो पूरी क्या है सर, हायरार्की है, इस तरह से काम चलता है पूरा, इजंट इट? इसलिए बोलते हैं सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री है, ठीक है। और ये क्या करता है? मैंने बोला ना कि मिसयूज़, कोई भी मिसयूज़ पावर नहीं की, कोई भी व्यक्ति के द्वारा पावर का मिसयूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट की ये 40 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ स्लाइड बची अपन कल डिस्कस करेंगे ना, ये 10 मिनट अभी पढ़ लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट में खत्म करते हैं। हाँ, सो ये ब्रांचेज वगैरह होती है ना दोस्तों, ये एक दूसरे के पास पावर होती है तो मिसयूज़ ना करें, मतलब ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ना बनाए जो कि कंट्री के लिए हानिकारक है। अगर हानिकारक है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बहुत लताड़ लगाएगी और भगा देगी अपनी वजह से, ठीक है। ऐसा किया भी है हिस्ट्री में, कोई बात नहीं है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है कि ईच ऑर्गन एक्ट चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब ये है कि भाई साहब हर एक जो ऑर्गन है उनको अपनी औकात में रहना पड़ता है। अपनी औकात से अगर बाहर जाता है तो दूसरा व्यक्ति आएगा और उसको बोलेगा भाई अपनी औकात में रहो। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा लॉस या पॉलिसीज बनाता है तो जुडिशरी उसको बोलेगा भाई शांति से रहो, अपनी औकात में रहो। अगर जुडिशरी ने कुछ इस तरह से लॉ बना दिया कि भाई कल से ये सारी चीज़ होगी
तो जुडिशरी के पास पार्लियामेंट बोलेगी भाई साहब जुडिशरी आप आपकी औकात में रहिए, आपका काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ सही बना या नहीं बना है। कानून बनाना आपका काम नहीं है, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। इसलिए तो बोला जाता है कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। सर मैंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट बोला, शायद आपको समझ में आया कि जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग पावर होती है पार्लियामेंट होती है। सर पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है हमारे देश में, ये आपको पता होना चाहिए, isn't it? So ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ पर्सनालिटीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाई जो था हमारे पास में। सो दोस्तों स्टेट वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। स्टेट का मतलब होता है दोस्तों, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन टू स्टेट नेशन की बात की जाती है। स्टेट नेशन का मतलब क्या है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, तो आई कैन से कि इंडियन स्टेट, ठीक है, आई कैन से दी इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, इसंट इट, इंडियन स्टेट, ठीक है। अगर उसमें बात कर रहे हैं तो अपन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और यदि हम स्टेट, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो स्टेट मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा एंड डिफरेंट आंध्र प्रदेश वगैरह वगैरह, ये जितने, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंग दे रखा था और कुछ नहीं दे रखा था यहाँ पे, वेट कर दीजिएगा। हाँ, चौथा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज फंडामेंटल राइट। आपको पता है 12 से लेकर 33 के बीच में हमारे पास पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास फंडामेंटल राइट है। एंड फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो डायरेक्टली यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। सो ये फंडामेंटल राइट होता है, वो कंसाइंस रिफ्लेक्ट करता है किसका सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विवेक, वो रिफ्लेक्ट करता है क्या, ये फंडामेंटल राइट रिफ्लेक्ट करता है ये चीज़ को, ठीक है दोस्तों। सॉरी। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलोनियल रूल की, कि भाई साहब ये क्या, एक सस्पेंशन क्रिएट किया गया था लोगों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर, ठीक है। बिकॉज उसमें लिखा दे वांटेड टू इंश्योर दैट instead of written rights would guard against the misuse of the state, ठीक है। वो लोग बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो, आपको पता है ब्रिटिशर्स ने बहुत एक्सप्लॉइटेशन किया, बहुत शोषण किया किसका, लोगों का, भारत के लोगों का। तो उनको लगा कि यार ये स्टेट मतलब, फिर मैं अगेन बोल रहा हूँ, स्टेट मतलब एज ए नेशन की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट। तो स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट हमारे पास कुछ ऐसी पावर होना चाहिए कि हम इस स्टेट के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट या कहीं जा सकते हैं। तो आपको समझ जा सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, स्टेट मतलब ये गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, तो डायरेक्ट यू कैन फॉलो द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये फियर, ये डर उनके पास पहले से ही था सर, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत एक्सपेक्टेशन किया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करना सोचा कि हमारे पास फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। दो, हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता है, क्या कंडीशन है अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बताऊँ क्यों नहीं जा सकते। बहुत सारे लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है, विल टॉक अबाउट। बट इन जनरली आई एम सेइंग कि भाई इस तरह की चीज़ होती है, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर। फंडामेंटल राइट देयरफॉर व्यक्ति को, सिटीजन को बचाता है किससे, आर्बिट्रेरी पावर मतलब मिसयूज पावर या एब्सोल्यूट पावर बाय द स्टेट, मतलब कुछ भी पावर, कुछ भी क्रिंग लॉ कुछ बना के लिया है कि भाई ये लॉ है, ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें फॉलो करो। तो भाई कुछ भी चीज़ तो हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बताइए, वो चीज़ को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। सो दस कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है क्या, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सर अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। अगर मैंने आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, फॉर एग्जांपल प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, आपकी कुछ प्राइवेसी और कुछ चीज़ को मैंने कुछ देखा या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मी, और आप बोल सकते हैं कि सर इन्होंने मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है। सिमिलरली यदि फंडामेंटल राइट आपका प्राइवेसी है और कुछ चीज़ इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती है, तो आप डायरेक्ट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट और बोल सकते हो कि सर ये स्टेट मतलब ये गवर्नमेंट ने मेरी जो प्राइवेसी है उसका उल्लंघन किया है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो मोर ओवर बात ये है दोस्तों, ठीक है, द वेरियस माइनर कम्युनिटी हैज आल्सो एक्सप्रेस देयर नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके लिए उन्होंने उनको फाइट करना पड़े और उनको राइट वगैरह मिल जाए बाद में, ठीक है, ताकि उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटी के लिए कुछ राइट्स वगैरह देता है, ठीक है। आर्टिकल 25, 9, 29 वगैरह पढ़ना, फंडामेंटल राइट्स फॉर द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इस तरह से। तो मेरे पास है वो चीज़। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, क्या बोला, सेड दिस फंडामेंटल राइट and they are subjects twofold. The first objective is that every citizen must be in a position to claim the right. वो हर एक व्यक्ति इस पोजीशन में होना चाहिए कि भाई सर मेरा राइट है, तो वो बोल सके, चिल्ला के बोल रहे कि सर ये मेरा राइट है और मुझे दीजिए, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। दूसरी बात उन्होंने ये बोला था कि सर ये राइट है वो मस्ट बी बाइंडिंग होना चाहिए एवरी अथॉरिटी। आप IAS हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, आपने कुछ गलत किया है, कुछ करप्शन वगैरह किया है, देन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड,
या फिर आपने कुछ इस तरह की चीज़ की, किसी का वायलेशन किया फंडामेंटल राइट का, देन यू कैन आल्सो बी सर पनिश्ड। आप कुछ भी हो, इट डजंट मैटर एट ऑल व्हाट इज दैट, टिल यूज दैट, ठीक है। सो अथॉरिटी दैट हैज गॉट पावर, मतलब वही वाली बात है, लॉ मेकिंग वगैरह बनाते हैं जो लोग है, पार्लियामेंट वगैरह, पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं मेंबर पार्लियामेंट, उनके अगेंस्ट से भी केस वगैरह हो सकता है यदि वो आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। So in addition to fundamental right, constitution also talked about the directive principle of state policy, आपको पता होना चाहिए, DPSP जिसे बोलते हैं, जो कि फोर्थ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, ठीक है भाई साहब। और ये सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। किस लिए? टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। याद रखिए सर, सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है कौन? डीपीएसपी। डीपीएसपी टॉक्स अबाउट दी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और या रिफॉर्म के बारे में बात करता है। ये डीपीएसपी फंड पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में बात नहीं करता है, याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप कई बार गलत करके आओगे, तो प्लीज रिमेंबर डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। सो इसलिए हमारे पास क्या होना चाहिए भाई साहब? फंडामेंटल राइट होना चाहिए और डीपीएसपी भी होना चाहिए। और ये भी बोला था कि भाई साहब अगर गवर्नमेंट को लॉ वगैरह बनाना है तो ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास डीपीएसपी है और इसी को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाना चाहिए, ताकि हमारे देश के लोगों को वेलफेयर मिल सके, कल्याणकारी योजनाएं मिल सके, कल्याणकारी चीज़ें मिल सके। सो लास्ट बहुत ही अच्छा है, अपने पास 2.5 मिनट बचे और सेकुलरिज्म समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि दोस्तों हमारा जो भारत देश है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मत का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब स्टेट के पास कोई भी ऑफिशियली रिलीजन नहीं होगा। हमारा देश हिंदुस्तानी इन द सेंस हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना ही इस्लामिक राष्ट्र है, हमारा एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है भाई साहब। ऑफिशियली हमारा कोई रिलीजन नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब उनका जो इस्लाम है वो एक नेशनल रिलीजन है सर। लेकिन हमारे भारत देश में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। किसके लिए? आउट द आइडियाज़, क्या आइडियाज़ हो गए, ठीक है भाई साहब। एंड वी वुड लाइक ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री टू अडेयर, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारा आइडिया है इन द सेंस सेक्युलरिज्म का, वो हर एक व्यक्ति इसका पालन करे, ठीक है भाई साहब। यहाँ तक कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इस चीज़ का पालन करे भाई साहब। और आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार अमेंडेड किया गया है, ताकि जो हमारी न्यू कंसर्न्स है, हमारी न्यू आवश्यकता है, उनको रिफ्लेक्ट किया जा सके या फिर उनको इनकलकेट किया जा सके संविधान में। हमारी जो आवश्यकता है उनको इनकलकेट किया जा सके संविधान में, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी कंसर्न्स उनको सॉल्व की जा सके थ्रू द लॉ, ठीक है भाई साहब। एंड मेजर चेंज हमेशा आपको पता है कई बार कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होना चाहिए, जीएसटी का फॉर्मेशन हुआ 1023, 103, इस तरह ओबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली। इस तरह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं, अभी तक मोर देन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। ये क्या है भाई साहब? सोसाइटी की नीड होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है। बट दोस्तों याद रखिएगा, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। सर बेसिक स्ट्रक्चर केस ऑन इंडिया भारती केस 1793, याद रखिएगा, ठीक है भाई साहब। सो द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री क्या होगा ये हमने देख लिया भाई साहब। नेपाल के केस में अपन ने देखा कि भाई साहब उन्होंने किस तरह से नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और डेमोक्रेसी उनके पास आज है, लेकिन वो टर्मोइल में चल रही है। लास्ट 1 मिनट बचा है, मैं आपको बताने की कोशिश ये करूँगा कि दोस्तों आपको पता है कि कॉपी वगैरह साइन की गई थी, कब की गई थी भाई साहब? जो फाइनल सेशन था 24 जनवरी 1950 को। कौन सी फाइनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी प्रसाद जी वगैरह लोग थे, राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई साहब। और बड़े बड़े जो लोग थे, सरदार पटेल वगैरह की बात कर रहा हूँ, कुछ प्राइम मिनिस्टर वगैरह लोग थे, ठीक है, साइन किया था। सो ये कुल मिला कुछ ये चीज़ें कि भाई की फीचर्स क्या है, अपन ने बात किया फेडरलिज्म की, सेपरेशन ऑफ पावर के, फंडामेंटल राइट क्या और ये क्या है, सारी 3 ये की फीचर्स है। अगर आपको लिखना आता है कि व्हाट आर द की